हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास की दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला के तहत हम आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश के बारे में बता चुके हैं। पिछले वीडियो से मैंने तुगलक वंश की स्थापना स्टार्ट की थी। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद क्या कार्य करता है, उसकी योजनाएं कितनी प्रसिद्ध हैं, उसके समय में क्या क्या विद्रोह हुए हैं, इस श्रृंखला के तहत इन सारी बातों को बताया जाएगा। उसकी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उसके समय विद्रोह होने से किन किन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ है, इन सब बातों को आपको बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है और गयासुद्दीन की मृत्यु होने के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है जौना खां, वही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो देखिए, इसका जो वास्तविक नाम है वो जौना खां है, मलिक फखरुद्दीन, और उपाधि इसकी अबुल मुजाहिद और उलुग खां की है। इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, बहुत प्रसिद्ध ये सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान बैठे हैं, इनमें सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक प्रसिद्ध यही सुल्तान है। देखिए, निर्विवाद सुल्तान बना। ये जो सुल्तान बना तो इसके संबंध में कोई भी विवाद, कोई भी विरोध नहीं था। निर्विवाद और निर्विरोध सुल्तान बना है। इसके अलावा इसे सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष, माने धर्म से ऊपर उठ के इसने शासन किया है। उलेमा को की अनदेखी की है। इसके अलावा राज्य कानून को ही सर्वोपरि माना है, तो इसे सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष सुल्तान भी माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके समय के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, सबसे महत्वपूर्ण उसमें जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखा है और इब्न बतूता ने रिहला लिखा है। तो ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत इनसे, बर्नी से और इब्न बतूता से प्राप्त होता है। इसके अलावा हम देखते हैं बर्नी, बदायूनी, फरिश्ता इसे अधर्मी सुल्तान कहते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सही मायने में ये उलेमा वर्ग के हिसाब से बहुत ही इसने कट्टर शासन नहीं चलाया है, इसीलिए इससे लोग नाराज होकर इसे अधर्मी सुल्तान बताते हैं। एल्फिंस्टन ने इसे पागल सुल्तान बताया है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित और सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था ये, सर्वाधिक योग्यतम। इसके बारे में ईश्वरी प्रसाद ने बताया है। लेकिन हम एक तरफ देखते हैं कि एल्फिंस्टन जैसे इतिहासकार इसे पागल सुल्तान कहते हैं, पागल। इसके अलावा हम देखते हैं टकसालियों का राजकुमार भी कहा जाता है, सर्वाधिक अत्याचारी सुल्तान था। इसके बारे में एक बार इसने बर्नी से कहा था कि मुझे छोटे से छोटे दंड के, छोटे से छोटे अपराध के लिए कोई भी मृत्युदंड देने से नहीं रोक सकता। ऐसा कोई वजीर नहीं जो इसके प्रति कोई भी कानून बना सके। मैं अंतिम समय तक इसी तरह से मृत्युदंड देता रहूंगा। तो इस तरह की बातें की हैं और इब्न बतूता ने इसे बताया है कि इसके दरबार में, इसके महल के दरवाजे पर कभी भी निर्धन को धनवान बनते हुए और जीवित को मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखा जा सकता है। तो सही मायने में ये विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था। अब देखिए, इसके समय में क्या है कि इब्न बतूता ने कहा है उपहार देने और रक्त बहाने दोनों में ही इसे अत्यधिक रुचि थी। स्मिथ ने इसे विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण बताया है। हम देखते हैं कि इसके समय में सर्वाधिक विस्तृत सल्तनत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वाधिक विस्तृत सल्तनत। इसके समय में 23 प्रांत थे, इब्न बतूता बताता है, और सही मायने में कश्मीर और मकरान, मकरान प्राचीन नाम है बलूचिस्तान का, ये दो प्रांत छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत इसकी सल्तनत में था। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तृत राज्य इसी के समय में था। हम देखते हैं कि इब्न बतूता इसके समय में जो मोरक्को अफ्रीका का यात्री था, भारत आता है और भारत में आने के बाद उसे इसने दिल्ली का काजी बनाया है और चीन में इसे अपना राजदूत बना के भी भेजा है। उसकी पुस्तक है रिहला, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किए गए कार्यों के बारे में भी बताया गया है। और समकालीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ है जो काफी महत्वपूर्ण हैं, उनके उन्हें भी बताना आवश्यक है। तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट।
है। इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही, मैंने दोनों साथ में इसीलिए बताना आवश्यक समझा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। शम्स ए सिराज ने भी एक तारीख ए फिरोज शाही लिखी है और एक तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। इसके अलावा फतवात ए फिरोज शाही, ये ऑटोबायोग्राफी है फिरोज शाह तुगलक की, आत्मकथा फतवात ए फिरोज शाही, ये भी पूछा जाता है। और तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है जिसमें गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक वंश के बारे में भी बताया गया है। इब्न बतूता ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और बर्नी और इब्न बतूता दोनों ही इतिहासकार हमें दिखते हैं जो इसकी विभिन्न योजनाओं की अतिशयोक्ति के साथ आलोचना करते हैं। इसके बारे में जब मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बताएंगे, किस तरह से उसने राजधानी का परिवर्तन किया, किस तरह से दुआ में कर वृद्धि की, किस तरह से उसने प्रतीक मुद्रा का संचालन किया, इन सारी बातों में हम देखते हैं कि बर्नी और इब्न बतूता का जो रुख है या जो व्यू है वो काफी आलोचनात्मक रहता है, अतिशयोक्तिपूर्ण आलोचना, जो सुल्तान को सदैव ही एक विवादित और सही मायने में अविवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए सिद्ध करना चाहते हैं। इन बातों की हम समीक्षा बाद में करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं जब ये राज्यारोहण इसका होता है मोहम्मद बिन तुगलक का, तो इसने क्या किया, जो मैंने बताया था अहमद अयाज जिसने वो लकड़ी का महल बनवाया था जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, उसी अयाज को सम्मानित किया जाता है, ख्वाजा जहां बनाया जाता है और सहनाई इमारत का पद भी इसे प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसने शासन में उलेमा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया और योग्यता के आधार पर पदों को प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, योग्यता के आधार पर पदों को प्रदान किया। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी पद दिए गए। यहां तक कि इब्न बतूता जैसे लोग बताते हैं कि निम्न कुल के व्यक्तियों को भी पद प्रदान किए गए। और इसने क्या किया है, सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। याद रखिएगा, ये प्रथम सुल्तान है, इसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। हिंदुओं के प्रति भी ये काफी उदार था। हिंदू त्योहारों में इसने भाग लिया है, विशेषकर ये होली त्योहार में इसने भाग लिया है। प्रथम सुल्तान है जिसने होली त्योहार में भाग लिया। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी, जम्बू जी और राजशेखर को इसने सम्मानित किया है। जिन प्रभा सूरी को किसने सम्मानित किया, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा ध्यान रखिए, ये किसी भी सूफी मत को नहीं मानता था, उसके बाद भी इसने सूफी संतों से अपने काफी संबंध अच्छे रखे हैं और सूफी संतों का काफी सम्मान किया है। सूफी संतों के सम्मान में आपको मालूम है कि निजामुद्दीन औलिया का ये अत्यधिक सम्मान करता था। निजामुद्दीन औलिया के से इसके संबंध बहुत अच्छे थे। और अब देखते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी अजमेर में दरगाह है, और इसके अलावा सालार गाजी जिनका मकबरा बहराइच में है, इन दोनों स्थानों की इसने यात्रा की है। ये पहला सुल्तान है जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सालार गाजी के दरगाह और मकबरे की यात्रा की है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सुल्तान पहला है। इसके अलावा इसके बारे में बताया जाता है कि इसने क्या किया है, इस्लामी इसके बारे में बताता है कि इसने कहा था कि प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे लिए पिता के समान है, सम्माननीय है। और हम देखते हैं इसने क्या किया है कि औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, औलिया के मकबरे का इसने निर्माण करवाया। और क्या किया, शेख नासरुद्दीन चिराग ए दहली जो से सूफी संत थे, ये इसके विरोधी सूफी थे। याद रखिएगा, इनसे इनका विरोध था। और बुरहानुद्दीन गरीब, मैं बताऊंगा जब राजधानी परिवर्तन किया है दिल्ली से दौलताबाद, तो बुरहानुद्दीन गरीब को भी वहां ले जाया गया है, जबकि वो वहां ले जाने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में वो दौलताबाद को ही एक सूफी संत, सूफी केंद्र के रूप में विकसित करते हैं और इस्लामी सभ्यता और संस्कृति का इससे काफी विकास होता है और दौलताबाद एक इस्लामी सभ्यता संस्कृति के रूप में विकसित होती है। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट
चीजें हैं उन्हें हम फिर से देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसका नाम जौना खां और मलिक फखरुद्दीन है। उलुग खां की इसे उपाधि जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनता है उस समय इसे प्रदान की थी और अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। निर्विवाद सुल्तान बनता है, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष सुल्तान माना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता काफी इसके ऐतिहासिक स्रोत के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट हैं और एल्फिंस्टन ने इसे पागल सुल्तान कहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसे टकसालियों का राजकुमार भी कहा जाता है, सर्वाधिक अत्याचारी सुल्तान कहा जाता है। इसके बारे में तमाम वर्णन है और हम देखते हैं कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्यतम सुल्तान बताया है दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा। तो कितना विरोधाभास का सम्मिश्रण स्वाभाविक दिखाई पड़ता है, हम देखते हैं स्मिथ ने तभी इसे विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण कहा है। एक तरफ ये विद्वान सुल्तान भी है, दूसरी तरफ इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है। एक तरफ ये उपहार देने में भी आगे था, दूसरी तरफ रक्त बहाने में भी इसे कोई संकोच नहीं था। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सर्वाधिक विस्तृत सल्तनत इसी के समय में दिल्ली की होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी बनाया है। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी है रहला, ये काफी इंपॉर्टेंट है और समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये मैंने आपको बताए, याद रखिएगा। तारीख फिरोजशाही बर्नी और शम्स-ए-सिराज दोनों ने लिखी हैं अलग अलग, याद रखिएगा। तारीख फिरोजशाही, फतवात फिरोजशाही फिरोज शाह की आत्मकथा है, तुगलकनामा अमीर खुसरो का है, ये सारी बातें। और इसके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सती प्रथा रोकने का प्रयास करता है, होली मनाने वाला पहला सुल्तान है, योग्यता के आधार पर पदों की नियुक्ति देता है। जिन प्रभा सूरी, जम्बूजी और राजशेखर जैसे जैन विद्वानों का इसने आदर किया है, सम्मान किया है। मोइनुद्दीन चिश्ती और सालार गाजी की दरगाह और मकबरे की यात्रा करने वाला पहला सुल्तान है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का भी इसने निर्माण करवाया। अब आप याद रखिएगा, इस वीडियो को आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको ये करना है, अब नेक्स्ट वीडियो में सही मायने में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसे उसकी योजनाओं के लिए जाना जाता है। उसकी योजनाएं बहुत प्रमुख हैं, उसमें भी जो सर्वाधिक विवादित योजना है राजधानी परिवर्तन की, तो इन सारी योजनाओं के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं का क्या हश्र हुआ, सफलता असफलता क्या रही, क्यों असफल हुई, ये सारी समीक्षा हम अगली बार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीजों को बताया जाएगा। आप मेरे चैनल को मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके और मित्रों का भी लाभ हो सके। धन्यवाद।